हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मनुष्य में पाचन की कार्यकी समझाएंगे, अर्थात फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आहार नाल में जटिल अघुलनशील अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन अथवा डाइजेशन कहते हैं। यहीं पर बता दें कि मनुष्य का पाचन तंत्र अथवा आहार नाल का फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में पाचन की कार्यकी अथवा मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो मनुष्य में खाया हुआ जो भोजन होता है वो ठोस या तरल अवस्था में होता है, इसीलिए इस भोजन को सरल और विलेय अथवा कहा जाए तो घुलनशील पदार्थ में बदलना जरूरी होता है। तो बदलने का कार्य अनेक भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है। यानी जो सरल अणुओं में बदलता है उसको बदलने का कार्य कौन करता है? अनेक भौतिक और रासायनिक क्रियाएं करती हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि पाचन में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहली भौतिक क्रियाएं अथवा इसी को भौतिक पाचन भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में फिजिकल डाइजेशन बोला जाता है। और दूसरी है रासायनिक क्रियाएं अथवा रासायनिक पाचन, या अंग्रेजी में कहें तो केमिकल डाइजेशन बोला जाता है। तो पाचन की भौतिक क्रियाओं में अथवा फिजिकल डाइजेशन में भोजन को काटना, भोजन को कुतरना, चबाना, निगलना, मुख से खाना खाने के बाद नीचे आहार नाल में खिसकना, आमाशय में भोजन का लुगदी बनना आदि ये सभी भौतिक क्रियाएं होती हैं। यानी ये जितनी हमने क्रियाएं बताई हैं ये सभी भौतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार यदि पाचन की रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत देखा जाए तो जटिल अघुलनशील अणु जो होते हैं उनको एंजाइम की हेल्प से, एंजाइम की सहायता से सरल घुलनशील अणुओं में बदलना रासायनिक पाचन कहलाता है। यानी रासायनिक पाचन क्या होगा कि जटिल अघुलनशील जो अणु होते हैं उनको एंजाइम की हेल्प से सरल घुलनशील अणुओं में बदलना रासायनिक पाचन कहलाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में पाचन दो प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत पूरा होता है। तो ये दोनों प्रकार की पाचन की क्रियाएं कई स्टेप में पूरी होती हैं। मतलब मनुष्य में पाचन क्रिया कई चरणों में पूरी होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण अथवा इसे अंग्रेजी में इंजेशन ऑफ फूड बोला जाता है। दूसरा है भोजन का पाचन अथवा डाइजेशन ऑफ फूड। और तीसरा है पचे हुए भोजन का अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और चौथा है पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण अर्थात एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और पांचवा है बाह्य क्षेपण अथवा इजेशन। चलिए इन सभी चरणों को या स्टेप्स को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण अथवा इंजेशन ऑफ फूड। मनुष्य भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा करता है। तो भोजन को ग्रहण करने की विधि ही अंतर्ग्रहण कहलाती है, अथवा भोज्य पदार्थों को या भोजन को मुख के अंदर लेना ही अंतर्ग्रहण होता है। मनुष्य के जीभ और ओंठ इस क्रिया में सहायता करते हैं। यानी मनुष्य में जो मुख में जीभ और ओंठ पाए जाते हैं इस क्रिया में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। हम सभी जानते हैं कि होंठ भोजन को थामने या पकड़ने का कार्य करते हैं और मुख गुहा में पहुंचे भोजन को बाहर भी गिरने से रोकते हैं। तो अब भोजन तो मुख के अंदर आ गया, अब शुरू होगा दूसरा चरण या दूसरा स्टेप, भोजन का पाचन या डाइजेशन ऑफ फूड। तो भोजन का जो पाचन है वो कई अंगों में पूरा होता है, जैसे मुख गुहा में, ग्रास नाल में, आमाशय में, ग्रहणी में। मुख गुहा को अंग्रेजी में बक्कल कैविटी कहा जाता है, ग्रास नाल को एसोफेगस कहते हैं, आमाशय को स्टमक कहते हैं, और ग्रहणी को ड्यूोडेनम बोला जाता है। और छोटी आंत में भी होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन सभी को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है मुख गुहा में पाचन अथवा डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। मुख गुहा में भोजन पहुंचते ही मनुष्य भोजन को चबाता है। जैसे ही मुख गुहा में पहुंचा तो मनुष्य भोजन को चबाने लगता है। मनुष्य द्वारा भोजन को चबाना भौतिक पाचन कहलाता है। यानी जो मनुष्य भोजन को चबाता है उसे भौतिक पाचन कहा जाता है। मतलब ज्यों ही भोजन मुख गुहा में पहुंचता है तो उसे चबाने के लिए हमारा मुंह जो होता है अपने आप ही चलने लगता है, इसीलिए इसे अनैच्छिक क्रिया भी कहा जाता है। वह क्रियाएं जो आपकी इच्छा से काम नहीं करती हैं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो मुख अपने आप चलने लगा इसलिए अनैच्छिक क्रिया हो गया। यहीं पर बता दें
कि वे क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा काम करती है, अर्थात जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, उन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। मेरे चैनल में इस पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अब अगर मुख गुहा की बात की जाए तो हमारे मुख गुहा में दांतों के दो जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े। तो ऊपरी जबड़े अचल होते हैं, जो ऊपरी जबड़े होते हैं वो अचल होते हैं, केवल निचले जबड़े ही गति करते हैं या गतिमान होते हैं, या कहा जाए नीचे वाला जबड़ा ही चल होता है। यदि दांतों के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है दांतों पर, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से समझते रहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे प्रश्न ऐसे ही छोटी छोटी सी चीज़ें पूछी जाती हैं कंपटीशन में। तो अब जब मनुष्य भोजन को दांतों से चबाता है तो भोजन में लार मिलती जाती है। लार के कारण ही हम भोजन को आसानी से निगल पाते हैं, यानी लार होती है तभी हम भोजन को आसानी से निगलते हैं, मतलब लार भोजन को निगलने में हेल्प करती है। अब लार में होता क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। तो लार में लगभग 99.5% जल होता है, कुछ श्लेष्म भी होता है, यानी म्यूकस भी थोड़ा सा होता है, और टाइलिन एंजाइम तथा लाइसोजाइम भी पाया जाता है, यानी लार में ही टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। इतनी चीज़ों से लार बनी होती है या इतनी चीज़ें लार में पाई जाती हैं। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अब याद रखेंगे आप लोग, टाइलिन एंजाइम भोजन के स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, मतलब ये टाइलिन मंड को शर्करा में बदलता है। और जो लाइसोजाइम होता है ये जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको खत्म कर देता है। यहीं पर थोड़ी सी जानकारी लार के बारे में और देता चलूँ। लार हल्की अम्लीय होती है, जो लार होती है ये हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 होता है। सामान्य रूप से दिन भर में 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है। बता दें कि लार के कारण हमारी मुख गुहा नम और लसदार होती है, यानी जो लार होती है इसके कारण हमारी मुख गुहा नम और लसदार होती है, तभी हम आसानी से बोल पाते हैं। देखिएगा आप लोग कभी भी यदि मुख सूखा हुआ हो, लार ना हो, तो बोल नहीं पाएंगे। मुख गुहा में ही जीभ होती है जो भोजन को अंदर की ओर ढकेलती है, और जीभ पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे हम अलग अलग तरह के स्वाद का अनुभव करते हैं। तो जीभ और लार की सहायता से अब भोजन आगे बढ़ता है और आता है ग्रास नाल में या अश्योफेगस में। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन कैसे होता है? निगल द्वार से भोजन ग्रास नली में आता है। ग्रास नाल में क्रमांकुंचन गति के कारण भोजन आगे की ओर खिसकता रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो ग्रास नली की जो दीवारें होती हैं उसमें श्लेष्मक ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों से श्लेष्म स्रावित होता रहता है, म्यूकस निकलता रहता है। यही श्लेष्म अथवा म्यूकस ग्रास नाल को घर्षण से बचाता है, घिसने से बचाता है, यानी श्लेष्म या म्यूकस के कारण ही अंदरूनी भागों में घर्षण नहीं लगता है और भोजन खिसकता चला जाता है। ग्रास नाल में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, यानी इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, बस इसमें क्रमाकुंचन गति से भोजन नीचे की ओर जाता है। जो लोग क्रमाकुंचन नहीं समझते हैं तो वे समझे तरंग गति, यानी तरंग गति भी इसको कहा जा सकता है। अब अगला अंग है आमाशय में पाचन या गैस्ट्रिक डाइजेशन। तो आमाशय या स्टमक इसे भी कहा जाता है। तो जब आमाशय में भोजन पहुंचता है तो क्रमाकुंचन गति शुरू हो जाती है। अब क्रमाकुंचन गति आंतरिक दीवारों में होती रहती है। तो जो आंतरिक दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं यह गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जिनसे जठर रस निकलता है, मतलब आमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। बता दें कि इस जठर रस में लगभग 97.99% जल और HCl अम्ल, म्यूकस अथवा श्लेष्म, कुछ लवण और एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। अब क्रमाकुंचन के कारण ये जठर रस भोजन में मिलता रहता है, जिससे भोजन लुगदी जैसा बन जाता है। जब भोजन में मिलता है और वो मथता भी रहता है तो भोजन लुगदी जैसा बन जाता है। लुगदी को कायम भी कहा जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आमाशय में भोजन पहुंचता है तो वहाँ पिसता रहता है और जठर रस के कारण पिसकर लुगदी बन जाता है। अब
पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा प्रोटियोजेज में बदल देता है। मतलब पेप्सिन प्रोटीन पर क्रियाशील होता है और ये जो रेनिन एंजाइम है यह दूध को कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जिससे दूध दही में बदल जाता है और पाचन में हेल्प करता है। जब दही में बदल जाता है तो कैसा, पाचन में हेल्प करता है। तो बहुत से स्तनधारियों के जठर रस में दुग्ध प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि रेनिन दूध को फाड़कर उसमें घुली कैसीन को अलग कर देता है। तो ये जो तीसरा एंजाइम लाइपेज है इसे गैस्ट्रिक लाइपेज भी बोलते हैं। आमाशय में वसा का आंशिक पाचन वसीय अम्ल और गिल्सराल के रूप में करता है। अब जठर रस का बचा हुआ है HCl, यानी जठर रस पे HCl भी पाया जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है जान लेते हैं। तो जठर रस पे पाया जाने वाला जो HCl है ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, यानी भोजन को अम्लीय कर देता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो भी निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, सक्रिय एंजाइम नहीं होते हैं, उनको सक्रिय करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है आदि इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे से कार्य होते हैं। अब आते हैं अगले पर, डिओडेनम अथवा ग्रहणी पर। तो ग्रहणी में पाचन कैसे होता है जान लेते हैं। अब जब सारे काम आमाशय अथवा स्टमक में हो जाते हैं तो आमाशय में बनी भोजन की लुगदी ग्रहणी में पहुंचती है। बता दें कि ग्रहणी अथवा डिओडेनम छोटी आंत का अगला भाग होता है। ग्रहणी में पहले पित्त रस मिलता है, फिर अग्न्याशयी रस मिलता है। अग्न्याशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस अग्न्याशय अथवा पैंक्रियास से निकलता है और पित्त रस अथवा बाइल जूस यकृत अथवा लीवर से निकलता है। ये दोनों रस ग्रहणी में आए हुए भोजन में मिलते जाते हैं। इन दोनों रसों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं। पित्त रस पीले हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका पीएच मान लगभग में 7.6 से 8.6 के बीच में होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। पित्त रस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, यानी भोजन अम्लीय होता है तो ये उसे क्षारीय बना देता है। पित्त रस जीवाणुओं को नष्ट भी करता है और मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त रस स्रावित होता है। अब यदि अग्न्याशयी रस की बात की जाए तो यह भी क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 के बीच में होता है। इसमें 98% जल पाया जाता है और शेष में लवण, एंजाइम और श्लेष्म या म्यूकस होता है। यह एक पूर्ण पाचक रस है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल आदि को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। अग्न्याशयी रस हमारे ग्रहणी में प्रतिदिन 1.2 से 1.5 लीटर तक स्रावित होता है। एंजाइम्स में अग्न्याशयी एमाइलेज, अग्न्याशयी लाइपेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस आदि एंजाइम पाए जाते हैं। इन सभी एंजाइम के कार्य बता देते हैं। तो अग्न्याशयी एमाइलेज, इसे एमाइलोप्सिन भी कहते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करके उन्हें माल्टोज और अन्य शर्कराओं में बदल देता है। मतलब विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड अथवा स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। फिर दूसरा एंजाइम है लाइपेज। यह भोजन की वसा पर क्रिया करके उसे वसीय अम्ल और गिल्सराल में बदल देता है। फिर है ट्रिप्सिन। यह भोजन की प्रोटीन्स, पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। यह अग्न्याशय में ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम अधपचे प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको एमिनो अम्ल में बदलता है। और ये जो न्यूक्लियेसेस है यह डीएनए तथा आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तथा इन्हें फिर न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ता है। ग्रहणी में अधिकतर पाचन पूरा हो जाता है। शेष पाचन जो बचता है वो छोटी आंत्र में पूरा होता है या शेष आंत्र में पूरा होता है या क्षुद्र आंत्र में पूरा होता है। तो अब आते हैं अगले स्टेप, शेषांत्र या क्षुद्रांत्र में पाचन अथवा डाइजेशन इन इलियम में। ग्रहणी से जो भोजन शेषांत्र में आता है या इलियम में आता है, अब इसमें जो पाचन बचा हुआ है वो पचता है यहाँ पर, यानी सारा पाचन यहीं पर पूर्ण होता है।
यानी इसमें उपस्थित जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो शेषात्र में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनसे आंतरीय रस स्रावित होता है और उस रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, इरेप्सिन। सुक्रेज का कार्य होता है शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज का कार्य होता है लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज का कार्य होता है माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। ऐसे ही इरेप्सिन का कार्य होता है जो शेष प्रोटीन होती है उसके अवयवों को अमीनो अम्ल में बदल देता है। सारे एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। इसके बाद पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में ही विशेषकर इसके पश्च भाग में अवशोषित हो जाता है। अब पाचन की कार्यकी का अगला स्टेप है पचे हुए भोजन का अवशोषण। तो पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत की म्यूकोसा अथवा श्लेष्मिका में स्थित रक्त केशिकाओं एवं लसिका केशिकाओं के द्वारा होता है। यानी हमारी जो छोटी आंत होती है, जो क्षुद्रांत्र होती है, इसमें म्यूकस होता है, श्लेष्मिका होती हैं और रक्त केशिकाएं होती हैं, लसिका केशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा अवशोषण होता है। और क्षुद्रांत्र का अवशोषण तल रसांकुरों व सूक्ष्मांकुरों के कारण होता है। यानी क्षुद्रांत्र में या छोटी आंत्र में बहुत सारे विलाई पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक दिखाया गया है। और सूक्ष्मांकुर यानी सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, तो इनके द्वारा 600 गुना अधिक अवशोषण होता है। फिर है पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण। तो अवशोषित पचे हुए भोज्य पदार्थों को रक्त, लसिका तथा ऊतक तरल कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये पदार्थ कोसा द्रव्य के ही अंश बनकर इसमें विलीन हो जाते हैं। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। और फिर अंत में है बाह्य क्षेपण। तो कोलन में अपचित पदार्थों का किण्वन तथा सड़ाव होता है। यानी जो हमारा बड़ी आंत का कोलन होता है उसमें किण्वन और सड़ाव होता है, जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है। मल मलाशय में एकत्र होता रहता है और समय पर गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मल विसर्जन से पूर्व अपचित भोजन से अधिकांश जल का अवशोषण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को आज मैंने बताया मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।